सो हे गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने वाले एंशंट हिस्ट्री का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बुद्धिज़्म। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर है। तो हम देखते हैं पहले इसकी कुछ बेसिक बातें, जैसे कि बुद्धिज़्म को फाउंड किया था गौतम बुद्धा ने 6th सेंचुरी BCE में। इनको एनलाइटमेंट कब हुआ था, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, बिहार में, ऑन द बैंक्स ऑफ निरंजना रिवर अंडर अ पीपल ट्री। देखो, इन्होंने अपना फर्स्ट जो स्पीच था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में, और ये मर गए थे कुशीनारा में। ये इनकी कुछ बेसिक बातें हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड, यानी कि इनके इन कामों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि महाभिनिष्कर्मम। ठीक है, इसको इस किस चीज़ से रिलेटेड है टर्म? इनके गृह त्याग से। जब इन्होंने क्या किया था, अपने घर को छोड़ दिया था, इसको बोलते हैं महाभिनिष्कर्मम। यानी कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था घर को छोड़कर। इसका सिंबल क्या है? हॉर्स। ठीक है, इसका सिंबल क्या है? हॉर्स। फिर है निर्वाणा, यानी कि इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ हुई थी? पीपल ट्री के अंदर हुई थी, तो इसका सिंबल क्या है? पीपल ट्री। फिर है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन ये किससे रिलेटेड है? जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था, इसका सिंबल क्या है? व्हील। फिर है महापरिनिवारण। महापरिनिवारण, देखो ये निर्वाणा है और ये महापरिनिवारण। मृत्यु जब इनकी हो गई थी, इसका सिंबल क्या है? स्तूपा। इसके अलावा एक और भी है, जब इनका बर्थ होता था, बर्थ से रिलेटेड कौन सा सिंबल है इनका? लोटस। तो यहाँ पर इनसे इम्पोर्टेंट इनके सिंबल्स हो जाते हैं और इम्पोर्टेंट टर्म्स इनके काम से रिलेटेड। जब इन्होंने घर छोड़ा था, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उपदेश दिए थे और मृत्यु हुई थी। महाभिनिष्कर्मम निर्वाण, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। धर्मचक्र परिवर्तन, जब इन्होंने उपदेश देने शुरू किए थे। और महापरिनिर्वाण, जब इनकी मृत्यु हो गई थी। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी बातें। अब इन्होंने कुछ 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बात की थी, यानी कि हर एक इंसान के जीवन में 4 सत्य बातें होती हैं कि जो जीवन है वो क्या है? दुख से भरा हुआ है। ठीक है, और दुख का कारण क्या है? इंसान की इच्छाएं हैं, जिसको क्या कहा गया? समुदाय। फिर इच्छाओं को किया जा सकता है काबू, निरोध हो सकता है इच्छाओं का, यानी कि इस दुख का निरोध हो सकता है। कैसे हो सकता है? थ्रू द ट्रीटमेंट ऑफ 8 फोल्ड पाथ, यानी कि मग्गा। अब जो 4 नोबल ट्रूथ है वो क्या है? कि इंसान का जीवन दुख से भरा हुआ है। दुख, समुदय, इस दुख का कारण है इंसान की डिज़ायर्स। फिर है निरोध, इन सभी दुखों से मुक्ति मिल सकती है, निरोध हो सकता है। कैसे हो सकता है? यानी कि मग्गा, यानी कि 8 फोल्ड पाथ के थ्रू हो सकता है। वो 8 फोल्ड पाथ क्या थे इनके? नोबल 8 फोल्ड पाथ थे: राइट व्यू, राइट इंटेंशंस, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट कंसंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस। यानी कि इंसान के व्यूज़ अच्छे होने चाहिए, इंटेंशन अच्छे होने चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, उनका जीवन यापन अच्छे तरीके से होना चाहिए, यानी कि उनको गलत काम नहीं करने अपने जीवन में। कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, एफर्ट्स अच्छे लगाने चाहिए, उनका दिमाग मतलब उनके विचार अच्छे होने चाहिए। अब बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। त्रिरत्नाज क्या है बुद्धिज़्म के? बुद्ध, धम्म, संघ। ओके, अब है बुद्ध संघ। जो बौद्ध संघ है, ये जो टर्म है किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोंक टीचर, यानी कि मोंक टीचर्स के ग्रुप को कहा जाता है बुद्ध संघ। फिर है पत्तिमोक्काज। क्या होते हैं ये? रूल्स ऑफ संघ। संघ के अंदर जो टीचर्स है उनके ऊपर कुछ रूल रेगुलेशंस होती थी, उनको कहा जाता था पत्तिमोक्काज। फिर है परमिताज, यानी कि परफेक्शन वूज अटेनमेंट लीड टू बोधिसत्व पाथ, यानी कि वो इंसान जो अटेनमेंट, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद में बोधिसत्व पाथ के पे चल पड़ता था, उसको कहा जाता था परमिताज। फिर है लास्ट थेरी। थेरी कौन होती थी? वो सभी एल्डर्स नन्स बुद्धिज़्म में, यानी कि औरतें, बुद्धिस्ट नन्स जो बड़ी उम्र में, उनको कहा जाता था थेरीज। अब डिवीज़न ऑफ बुद्धिज़्म, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। बुद्धिज़्म के डिविजन्स क्या हैं? इनकी जो मेन ब्रांचेस है वो हीनयान बुद्धिज़्म और महायान बुद्धिज़्म। हीनयान बुद्धिज़्म क्या होते हैं? जो बुद्धिज़्म की ओल्ड टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, यानी कि महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, यानी कि नो आइडियल वर्शिप। और वो क्या करते थे? अपनी इंडिविजुअल सैल्वेशन पे फोकस करते थे। ये नहीं करते, ये संघ वगैरह नहीं बनाते थे, यानी कि ये बोधिसत्वास पे फोकस नहीं करते थे। बोधिसत्वास कौन होते थे? जो अपने साथ साथ दूसरों को भी निर्वाण का पाथ दिखाते थे, उनको बोधिसत्वास कहा जाता था। लेकिन ये इंडिविजुअल सैल्वेशन पे फोकस करते थे। अब महायान बुद्धिज्म, ये क्या थे? हेवनलेस ऑफ बुद्धा पे भरोसा करते थे, यानी कि स्वर्ग नरक में मानते थे। और दूसरा बिलीव इन आइडियल वर्शिप, आइडियल है ये IDOL,
यानी कि मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। एंड सैल्वेशन थ्रू द ग्रेस ऑफ बुद्ध, यानी कि बुद्ध की मूर्ति पूजा करने से क्या हो जाएगा, इनको मुक्ति मिल जाएगी। अब इनके भी कुछ सब डिविजन्स हैं। जैसे अब हीनयान बुद्धिज्म में कुछ 2 डिविजन्स देखने को मिलते हैं एंड महायान बुद्धिज्म में भी 2 सब डिविजन्स देखने को मिलते हैं। हीनयान बुद्धिज्म के 2 सब डिविजन्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सर्ववादा, जिसको हम थेरावादा भी कहते हैं, और स्वतंत्रिका। और महायान बुद्धिज्म में मध्यमिका एंड योगाचारा। अब इनको हम डिटेल में देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले स्थर्ववादा या फिर थेरावादी। आपने थेरावादी के बारे में पढ़ा होगा क्योंकि ये इसकी इम्पोर्टेंट ब्रांच हो जाती है। ये ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म की, ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ हीनयान बुद्धिज़्म की शाखा है। इसका जो मतलब है वो क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ एल्डर्स, यानी कि जो बड़े होते हैं ना उनके डॉक्ट्राइन्स को फॉलो करना। यानी कि बुद्धिज़्म में जितने भी एल्डर्स होते हैं, यानी कि जो संघ में बड़े लोग होते हैं ना, उनकी डॉक्ट्राइन्स को फॉलो करना। फिर है इसका जो संस्कृत, ये संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं इसे, सर्वस्तिवादा, सर्वस्तिवादा कहा जाता है। जिसका मतलब क्या होता है, मेंटेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल थिंग, यानी कि बिलीव करते हैं कि सभी चीज़ें क्या है, एग्जिस्ट करती है दुनिया में, फिजिकल और मेंटली। इट्स मेजर स्कूल इज वैभिष्का एंड बिलीव इन ऑल एग्जिस्ट। इनका जो बिलीफ क्या है कि सभी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सभी में क्या है, लाइफ है। ये इनका मेन बिलीफ है। अब जो स्वतंत्रिका है, यानी कि अपने दिमाग में क्या करते हैं, सभी चीज़ों से समतर्त हो जाते हैं। ये क्रिटिकल है आउटलुक में। इसका जो मतलब होता है वो क्या है, फॉलोअर्स ऑफ सूत्रास, ठीक है, रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ अभिधम लिटरेचर। ये अभिधम लिटरेचर की क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं इसकी टीचिंग्स को। और इसको फॉलो कौन करते थे, ये लोग, यानी कि जो सर्ववादा या थेरावाद थे वो अभिधम पिटक, यानी कि अभिधम जो लिटरेचर था उसको फॉलो करते थे, वाइल स्वतंत्रिका इस चीज़ को रिजेक्ट करते थे। एंड यूज्ड वेबस्किया स्कूल, ठीक है, एंड बिलीव एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट बट ओनली थ्रू द मेंटल इमेज एंड सम मोमेंट्स। उनका क्या मानना था कि इस दुनिया में चीज़ें एग्जिस्ट तो करती हैं, वो मानते थे, ये मानते थे कि सभी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इनके फिजिकल और मेंटल स्टेट में। लेकिन जो स्वतंत्रिका थे उनका मानना ये था कि चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं लेकिन कुछ सेकेंड्स के लिए, सिर्फ हमारे दिमाग में, है ना, ये इनका विचार था। अब महायान बुद्धिज्म की कुछ सब डिविजन्स हुए थे, जिसमें मध्यमिका एंड योगाचार्य इम्पोर्टेंट है। जो मध्यमिका यानी कि मिड वे पाथ फॉलो करते थे हीनयान बुद्धिज्म में, और हीनयान बुद्धिज्म जो मध्यमिका थे वो मिडल पाथ फॉलो करते थे हीनयान बुद्धिज्म में, और महायान बुद्धिज्म की योगाचारी ब्रांच के बीच में क्या करते थे, मिड वे पाथ फॉलो करते थे। यानी कि ये जो मिडल पाथ क्रिएट करने की कोशिश करते थे हीनयान बुद्धिज्म और महायान बुद्धिज्म के बीच में। योगाचारी इसकी मुख्य ब्रांच थी, ठीक है। अब जो योगाचारी थी उसको फाउंड किसने किया था, मैत्रेयनाथ ने। कंप्लीटली रिजेक्ट द रियलिज्म ऑफ हीनयान बुद्धिज्म, और एब्सोल्यूट आइडियलिज्म पे ये भरोसा करते थे। यानी हीनयान बुद्धिज्म को पूरी तरह से ये रिजेक्ट कर चुके थे। और ये मध्यमिका क्या कोशिश करते थे कि हीनयान बुद्धिज्म और योगाचारियों के बीच में क्या हो जाए, एक मिडल वे पाथ क्रिएट हो सके। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज है, हीनयान बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म और वज्रयान एंड महायान। इनके बीच में बुद्धिज्म की जो 3 प्रमुख शाखाएं हैं, 3 मेन ब्रांच है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। ऑर्थोडॉक्स थे हीनयान बुद्धिज्म के जो लोग थे, यानी कि पुरानी विचारधारा पे विश्वास करते थे, जो बुद्धा के जो पाथ थे उन्हीं को फॉलो करते थे। वज्रयान क्या थे, लिबरल थे और एक्सट्रीमिज्म, यानी कि पूजा पाठ में एक्सट्रीम थे। और महायान बुद्धिज्म के ये पूजा पाठ में लिबरल थे, यानी कि आइडियल वर्शिप करते थे लेकिन कुछ रिचुअल्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स नहीं होते थे, जैसे कि सैक्रिफाइसेस वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। जो हीनयान बुद्धिज्म के वाले लोग थे वो क्या करते थे, इंडिविजुअल जो हीनयान बुद्धिज्म के लोग थे वो स्वयं के सेल्वेशन पे फोकस करते थे। वज्रयान और महायान वाले जो लोग थे, वज्रयान वाले लोग दूसरों के सेल्वेशन यानी कि दूसरों की मुक्ति के लिए काम करते थे, वाइल जो महायान बुद्धिज्म के लोग थे वो ग्रुप सेल्वेशन पे फोकस करते थे। देखो यहाँ पे मान लो एक ग्रुप में 10 लोग हैं तो उनके सेल्वेशन के लिए काम होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता था, कोई एक इंसान यानी कि पुजारी क्या करता था, दूसरों के सेल्वेशन, दूसरों को मुक्ति दिलाने के लिए काम करता था। इसीलिए यहाँ पे कर्म कांड देखने को मिलते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, सेक्रीफाइसेस वगैरह भी देखने को मिलते हैं। इसलिए ये एक्सट्रीम है, ये लिबरल है, ये ऑर्थोडॉक्स है, पर ये लिबरल होने के साथ साथ एक्सट्रीम भी है। अब हीनयान बुद्धिज्म में कोई आइडल वर्शिप नहीं होती थी, वज्रयान में आइडल वर्शिप देखने को मिलती है, महायान में आइडल वर्शिप देखने को मिलती है। यहाँ पर फीमेल डिटीज़ की ज़्यादा पूजा की जाती है और यहाँ पर सिंबल्स की पूजा भी की जाती है।
आइडियल वर्शिप के साथ साथ सिंबल्स की भी पूजा की जा सकती, जैसे कि लोटस, हॉर्स, जैसे कि लोटस हो गया, हॉर्स हो गया, और बोधि ट्री का भी हम सिंबल देख सकते हैं। फिर क्या, लेजर व्हीकल्स ऑफ सैल्वेशन, यहाँ पे यानी कि आप जो मुक्ति के लिए कुछ ही व्हीकल्स को अपना सकते हो, कुछ ही धारणाओं को अपना सकते हो। लेकिन वज्रयान बुद्धिज़्म वाले जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि आप मैजिक और तंत्र विद्याओं से भी क्या कर सकते हो, आपको सैल्वेशन मिल सकता है, आपको मुक्ति मिल सकती है। अब महायान बुद्धिज़्म में लोग क्या करते थे, इस बात पे भरोसा करते थे कि आपको सैल्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा व्हीकल्स प्रोवाइडेड हैं, यानी कि आप अलग अलग तरीक़ों से क्या कर सकते हो, आपको अलग अलग तरीक़ों से भी सैल्वेशन मिल सकता है। जो हीनयान बुद्धिज़्म की शाखा है वो कहाँ देखने को मिलती है, बर्मा यानी कि म्यांमार, श्रीलंका और इंडिया में, और वज्रयान की तिब्बत, भूटान और मंगोलिया में। और महायान जो बुद्धिज़्म की ब्रांच है वो कहाँ देखने को मिलती है, चाइना, जापान और कोरिया में। देखो ये स्लाइड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंपैरिजन के लिए क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम देख लेते हैं बोधिसत्व महायाना। ठीक है, महायान बुद्धिज़्म में क्या था, कुछ बोधिसत्वास के बारे में बात की थी, यानी ग्रुप ऑफ पीपल, जो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए क्या करते थे, सैल्वेशन का काम करते थे। कुछ ऐसे बोधिसत्व थे जैसे कि अवलोकितेश्वर को हम मान सकते हैं, यानी कि हिंदू धर्म से हम सिंबलाइज कर सकते हैं विष्णु के साथ में, हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंबलाइज कर सकते हैं विष्णु के साथ में, जिसके हाथ में क्या है, एक लोटस का फ्लावर है ना। तो अवलोकितेश्वर जो बोधिसत्व है इन्हें पद्मपाणि भी कहा जाता है। इनमें बहुत सबसे फेमस कौन है, पद्मपाणि है, जिनके हाथ में क्या है, लोटस फ्लावर है। और बोधिसत्व ऑफ कंपैशन, इनको क्या कहा जाता है, करुणा का बोधिसत्व माना जाता है। इनको किस चीज़ से सिंबलाइज किया जाता है, करुणा के लिए। ठीक है, इन्हें कंपैशन का बोधिसत्व माना जाता है। इनकी इमेजेस स्टैंडिंग भी देखने को मिलती है और सिटिंग इमेजेस भी देखने को मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम इनको सिंबलाइज कर सकते हैं विष्णु के साथ में, जैसे कि वो लोटस के फ्लोर पे ऊपर बैठे रहते हैं, और उनकी खड़ी इमेजेस भी कहाँ देखने को मिलेगी, इनके हाथ में भी क्या होता है, लोटस फ्लावर होता है। अब सेकंड क्या है, सेकंड बोधिसत्व कौन है, मैत्रेय, बोधिसत्व टू बी रीबोर्न। इन्हें फ्यूचर बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी इमेजेस कैसे देखने को मिलेंगी, स्टैंडिंग बुद्धा की इमेजेस इनकी देखने को मिल जाती हैं। अब है मंजूश्री, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये फीमेल थी। ठीक है, ये फीमेल बोधिसत्व थी। इन्हें अवेयरनेस और विजडम का बोधिसत्व माना जाता है। ठीक है, यानी कि इनको ज्ञान की देवी माना जाता है। हम इनको किन से सिंबलाइज कर सकते हैं, काली के साथ में, जो हमारी काली माँ है ना, उनके साथ में हम इनको सिंबलाइज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके हाथ में क्या है, स्वॉर्ड, तलवार इनके हाथ में देखने को मिल जाती है। अब जो पद्म संभावा, ये बहुत ही फेमस है, कहाँ पर, तिब्बत में। ये सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ पर है, तिब्बत में। इसे सेकंड रैंक का बुद्धा भी माना जाता है। इन्होंने क्या किया था, निगमा जो स्कूल है, निगमा स्कूल के ये फाउंडर हैं, कहाँ पर, तिब्बत में। अब नेक्स्ट क्या है, वज्रपाणि। ये बोधिसत्व जो वज्रपाणि हैं, इन्हें पावर, एनर्जी और गार्जियन ऑफ बुद्धा की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सिंबल ऑफ ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, यानी कि ये क्या करता है, इंसान को उनकी दुविधाओं से बाहर निकालने वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं। फिर है तारा बोधिसत्व, ये भी क्या है, एक फीमेल बोधिसत्व है, कहाँ पर, तिब्बतन बुद्धिज्म में। रिवर्ड वर्चुअल्स ऑफ सक्सेस एंड वर्क अचीवमेंट्स, इनको क्या किया जाता है, जैसे हमारी सरस्वती माँ है ना, हम इनके साथ में इनको सिम्बलाइज कर सकते हैं कि सरस्वती माँ ज्ञान की देवी होती हैं, ये आपको काम करने में सक्सेस दिलाती हैं। ऐसे ही जो तारा फीमेल बोधिसत्व है वो भी क्या करती हैं, आपको सक्सेस दिलाने में काम करती हैं। अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बुद्धिस्ट काउंसिल्स। आज तक 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं। फर्स्ट कब हुई थी, बुद्ध के मरने के समय, यानी कि 483 BC। सेकेंड हुई थी 383 BC एंड इसके करीब 100 साल के बाद। और थर्ड हुई थी अशोका के टाइम पीरियड में 250 BC एंड फोर्थ हुई थी कनिष्का के टाइम पीरियड में 78 CE, जब शक संवत लागू किया गया था। ये तो आप याद कर लोगे। इसके बाद में इनकी लोकेशन 483 में कहाँ हुई थी, राजगिरा में। किसके टाइम पे हुई थी, किसके टाइम पीरियड में हुई थी, अजातशत्रु के टाइम पीरियड में। ठीक है, उस टाइम पे राजगिरा पे किसका रूल था, अजातशत्रु का। उस टाइम पे जो उनके प्रेसिडेंट थे कौन थे, महाकश्यप। और इस टाइम पीरियड पे शुद्ध पिटक और विनय पिटक को कंपाइल किया गया था। त्रिपिटकाज है ना बुद्धिज्म में, त्रिपिटकाज इसके लिटरेचर में। तो शुद्ध पिटक और विनय पिटक को पहली जो इसकी काउंसिल थी उस टाइम पे इसको लिखा गया था। अब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 383 BC में, 100 साल बाद। किसके टाइम पीरियड में हुई थी, कालाशोक के टाइम में।
ठीक है। फर्स्ट हुई थी किसके टाइम पीरियड में, अजातशत्रु के में, और सेकंड हुई थी कालाशोक के में। यहाँ पर जो इज्म दो भागों में डिवाइड हो गया था, सर्वेवादास एंड महासंघिका स्कूल्स, यानी कि यहाँ पर बुद्धिज़्म की दो ब्रांचेज डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, टूट गया था, बुद्धिज़्म दो भागों में टूट गया था। यहाँ पर बुद्धिज़्म की दो ब्रांचेज एग्जिस्टेंस में आई थी। फिर जो थर्ड काउंसिल हुई थी वो हुई थी अशोका के टाइम पीरियड में। इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, मोगलीपुत्र, ठीक है। और इस टाइम पे क्या किया गया था, अभिधम पिटक, यानी कि थर्ड जो पिटक था उसको लिखा गया था। और इसी टाइम पीरियड पे बुद्धिज़्म को अलग अलग देशों में भेजने का काम अशोका ने कराया था। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो किसके टाइम पे कहाँ हुई थी, कश्मीर में। किसके टाइम पीरियड में हुई थी, कनिष्का के टाइम पीरियड में हुई थी। और उसके टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट कौन थे, वसुमित्र एंड अश्वघोष। उसके टाइम पीरियड में जो प्रेसिडेंट थे वो थे वसुमित्र और अश्वघोष। इसी के टाइम पीरियड में बुद्ध चरित्र को लिखा गया था। और उन्होंने क्या किया था, जो सर्वेवादास थे और अभिधर्म के जो टेक्स्ट थे उनको कंपाइल करने का काम किया था। अब हम आ जाते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के ऊपर में, ठीक है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में दो लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं, पाली एंड संस्कृत। पाली में त्रिपिटकास को कंपाइल किया था, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक हमें देखने को मिलते हैं। संस्कृत के जो टेक्स्ट हैं वो महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं, जिसके अंदर सूत्रास लिखे गए हैं, जैसे कि लोटस सूत्रा, पंच परमहिता और बुद्ध चरित्र भी इसमें कंपाइल किए गए हैं। किस लैंग्वेज में, संस्कृत में। तो क्या बुद्धिज्म के जो लिटरेचर सिर्फ पाली लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं, जी नहीं, वो संस्कृत लैंग्वेज में भी देखने को मिलते हैं। तो त्रिपिटकास में कौन कौन है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। और महायान बुद्धिज्म के जो टेक्स्ट है उसमें सूत्रास देखने को मिलते हैं, जिसमें लोटस सूत्रा और परमहिता भी देखने को मिलता है। फिर विनय पिटक के अंदर क्या कंपाइल किया है, गाइडेंस ऑफ द मोनेस्टिक लाइफ, यानी कि जो मोनेस्ट्रीज में लोग रह रहे हैं उनको कौन से रूल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। इसे क्या कहा जाता है, बास्केट ऑफ डिसिप्लिन भी कहा जाता है। जो भी लोग मोनेस्टिक लाइफ को जीते थे उनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे, इसलिए इसे बास्केट ऑफ डिसिप्लिन भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों को डिसिप्लिन सिखाने का भी काम करता था। फिर जो सेकंड पिटक है वो क्या है, सुत्त पिटक। इसके अंदर बुद्धा की जो टीचिंग्स थे उनको कंपाइल किया गया था। थर्ड है अभिधम पिटक, ये जो है वो थेरावाद बुद्धिज्म की आइडियोलॉजीज के साथ में डील करता है। इसमें मेटाफिजिक्स यानी कि तंत्र विद्याओं के बारे में भी बात की गई है। अब बुद्धिज्म के दो और भी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं, जिसमें दीपवंशा और महावंशा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये किसके बारे में बात करता है, ये श्रीलंका की हिस्ट्री को बताता है। इसमें थेरावाद बुद्धिज्म को डिनोट किया गया है। फिर नेक्स्ट है मिलिंद पन्हो, ये जो बुक है इसमें जो इंडो ग्रीक रूलर है मिनेंडर एंड नागासेन बुद्धिस्ट मोंक के बीच में हुई बातों के बारे में ये टेक्स्ट है। फिर नेक्स्ट है बुद्ध चरित्र, इसको अश्वघोष ने कंपाइल किया था संस्कृत लैंग्वेज। ये क्या है, एक एपिक पोएम है, ये कोई टेक्स्ट नहीं है। फिर है जातक स्टोरीज, ये जो जातक स्टोरीज है वो किस बुक के अंदर कंपाइल की हैं, सुत्त पिटका के अंदर में। ये स्टोरीज किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इन स्टोरीज में बुद्धिज्म से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। जो जातकाज हैं वो सुत्त पिटक का पार्ट है और इसके अंदर बुद्धिज्म से रिलेटेड स्टोरीज बनाई हुई बताई गई हैं। अब सुत्त पिटक के अंदर में 5 निकायाज हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुत्त पिटक के 5 निकाय कौन कौन से हैं, दिग्ग निकाय, मध्यमा निकाय, मध्यम निकाय एंड समुक्ता निकाय। सुत्त पिटका के 5 निकायाज हैं, दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, समुक्ता निकाय, अंगुत्तर निकाय एंड खुदक निकाय। निकाय के 2 भाग हैं, एक है महापरिनिर्वाण सुत्ता, सेकंड है महासती पतंग सुत्ता। ये 2 पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, ये दोनों किसके भाग हैं, दिग्ग निकाय का। और दिग्ग निकाय किसका पार्ट है, त्रिपिटकास का। दिग्ग निकाय है सुत्त पिटकास का पार्ट, जो है त्रिपिटकास का पार्ट। ओके। फिर है मध्यमा निकाय, इसके अंदर 122 सुत्तास को कंपाइल किया गया है। ये किसके बारे में लिखे गए हैं, डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म। थर्ड है संयुक्ता निकाय, इसके अंदर कमेंट्रीज लिखी गई हैं। फिर अंगुत्तर निकाय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 16 महाजनपदास की लिस्ट दी गई है। फिर है खुदक निकाय, इसी के अंदर जातक टेल्स लिखी गई हैं। बुद्धिज्म से रिलेटेड जो जातक स्टोरीज हैं वो खुदक निकाय के अंदर लिखी गई हैं, जो सुत्त पिटका का पार्ट है। यहाँ पर होती है इसका लिटरेचर खत्म। अब कुछ थेरी गाथाज हैं, ठीक है। थेरी गाथा क्या होते हैं, सॉन्ग्स ऑफ बुद्धिस्ट नन एंड मॉन्क्स। जो भी बुद्धिस्ट नन एंड मॉन्क्स ने गाने गाए हैं वो उनको कहा जाता है थेरी गाथा। इंसाइट्स इनटू
वोमेन्स सोशल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, रेनिसेशन एक्सपीरियंसेस। अब है क्लासिफाइड एज द पार्ट ऑफ खुदक निकाय, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन शुद्ध पिटका। इनको क्या कहा जाता है, इन्हें खुदक निकाय या फिर शुद्ध पिटका का पार्ट भी कहा जाता है। यानी कि शुद्ध पिटक के अंदर में खुदक निकाय के अंदर में जातक स्टोरीज एंड थेरी गाथा देखने को मिलती है। तो बुद्धिज्म के इंपॉर्टेंट बिलीव्स क्या क्या हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इटर्नल सोल, वो क्या करते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। उनका मानना था कि इस दुनिया को किसी भगवान ने क्रिएट किया है। उनकी जो सेकंड थ्योरी थी वो क्या थी, रीबर्थ की थ्योरी, कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। अब जो उनका लास्ट बिलीव था वो क्या है, अटेनमेंट ऑफ निब्बान, यानी कि इंसान की मुक्ति के बारे में है ये। अब यहाँ से इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है, स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है वो क्या है। इसके अंदर बुद्धा की सिटेड स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि बैठे हुए बुद्धा की स्कल्पचर्स बनाई गई थी। जैसे जो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये धर्म चक्र परिवर्तन को। इमेज कैसी है, बुद्धा शो सिटेड ऑन अ थ्रोन, जिसको हम कहा जाता है पद्मा, यानी कि पद्मासन में बैठे हुए हैं थ्रोन के ऊपर। मेड ऑफ चुनार सैंडस्टोन, ये सैंडस्टोन से बनाए जाते हैं, चुनार सैंडस्टोन से बनाए गए हुए हैं सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर में। फीचर्स कैसे हैं, इनका राउंड फेस होता है, प्रोड्यूंग लिप्स होते हैं, हाफ क्लोज्ड आइज होती हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ हेलो कैसा होता है, प्लेन होता है, कोई भी डेकोरेशन हेलो पे नहीं देखने में। हेलो क्या होता है, जो सर के पीछे इस तरीके से दिखाया जाता है ना, इसको हेलो कहा जाता है। और इसके ऊपर में कोई डेकोरेशन नहीं है, कहाँ, सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर में, लेकिन बाद में इसके ऊपर डेकोरेशन होने लगी थी। बिलोंग टू गुप्ता पीरियड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्कूल कौन सा है, नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर। ये सारनाथ स्कूल से ही क्या हुआ था, इंस्पायर हुआ था। यूजली डिपिक्ट द 3 डायमेंशनल फॉर्म एंड इनिशियल डिपिक्ट बुद्धा डिटीज एज महायान पैथोन। स्टैंडिंग बुद्धा की इमेजेस यहाँ पर बनाई गई थी। बोधिसत्वास को की इमेज भी बनाई गई थी, जिनमें मंजुश्री कुमारी एंड अविलोक्तेश्वर भी बैठी हुई पोजीशन में दिखाए गए। इनके हाथ में क्या है, लोटस है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कब देखने को मिलता है, कनिष्का के टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। और जैसे कि हमें पता है गांधार वेस्टर्न इंडिया की साइड पे था, इसी वजह से इसमें ग्रीसो रोमन स्टाइल ऑफ आर्ट भी देखने को मिलती है। यानी कि ग्रीक की और रोमन आर्ट के भी कुछ इफेक्ट्स इनमें देखने को मिल जाते हैं। कैरेक्टराइज बाय इलैबोरेट ऑर्नामेंटेशन, यानी कि जो भी मूर्तियां बनाई गई हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन यानी कि सजावट करी गई है, गहने वगैरह दिखाए गए हैं। किस पत्थर से बनाए जाते थे, ग्रे सैंडस्टोन से बनाए जाते थे, ब्लू ग्रे मिक्का सिस्ट से बनाए गए हैं। इसके फीचर क्या है, फीचर ऑफ अमरावती आर्ट इज यूज ऑफ वाइट मार्बल सैंडस्टोन्स एंड काव आउट फिगर। अमरावती की जो आर्ट होती थी, देखो ये दूसरा पॉइंट आ गया, अमरावती की जो आर्ट थी उसके अंदर जबकि वाइट मार्बल्स यूज़ किए गए, यहाँ पर कैसे किए थे, ग्रे स्टोन्स, अमरावती में वाइट मार्बल। ये 2 अलग अलग पॉइंट है, ये गांधार स्कूल है और ये है अमरावती स्कूल। फिर सुल्तानगंज में एक बुद्धा की इमेज मिली थी, उसके बारे में कुछ बातें हैं। इनमें क्या किया है, लोस्ट वैक्स टेक्निक का प्रयोग करा गया था। एंड राइट हैंड अभय मुद्रा में, यानी कि जो आशीर्वाद देने वाली पोजिशन होती है। एंड स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड डार्क सरफेस है इसका, यानी कि पॉलिश्ड है, बिल्कुल शाइनी सरफेस है। स्टैंडिंग पोस्चर है, लेफ्ट हैंड कैसा है, डाउनवर्ड और आउटवर्ड पाम है, यानी कि बाहर की तरफ हाथ करके खड़े हुए हैं। और एग्जाम्पल क्या है, सारनाथ स्टाइल ऑफ ब्रॉन्ज इमेज की जैसे देखने को मिलती है। इसमें क्या है, फोल्डलेस ड्रेपरी, जैसे धोती बांधते हैं ना उसके अंदर ड्रेप बांधी जाती हैं, वही। हील्स ऑफ बारबरा भी रिलेटेड है बुद्धिज्म से। इसको पैट्रन क्या था, अशोक ने। लोकेशन क्या है, गया बिहार के अंदर। नोन एज लोम ऋषि केव्स, इन्हें क्या कहा जाता है, बारबरा केव्स को लोम ऋषि केव्स भी कहा जाता है। द परेड ऑफ केव इज डेकोरेटिव विद सेमी सर्कुलर चैत्या आर्क ऑन द एंट्रेंस। जो एंट्रेंस है उसमें सेमी सर्कुलर चैत्या को भी क्या किया गया है, डेकोरेट किया गया है। एलिफेंट फ्रिज काउट ऑन हाई रिलीफ ऑन चैत्या, यहाँ पर क्या गया है, एक एलिफेंट फ्रिज भी काव किया गया, यानी कि जो पत्थर थी, जो केव का जो पत्थर था उसके ऊपर उसको काट के एलिफेंट की शेप दी गई है। इंटीरियर जो होल है वो रेक्टेंगुलर है विद सर्कुलर चैम्बर्स, यानी कि ये एक होल है, इसके आसपास में क्या गया है, सर्कुलर चैम्बर्स भी बनाए गए। यहाँ पर एक जहाँ से जो एंट्रेंस है इसके ऊपर एलिफेंट बनाया गया है। अशोका कंस्ट्रक्टेड रॉक कट आउट इन बारबरा एंड नागार्जुन हिल्स। एग्जाम्पल लोम ऋषि केव, सुदामा केव्स इन बारबरा एंड सीतामढ़ी केव्स इन नागार्जुन हिल्स। इन फर्स्ट सेंचुरी onwards, गांधार इन पाकिस्तान, मथुरा इन नॉर्थ इंडिया,
emerged as the important schools of architecture of related to Buddhism. Important Vengi in आंध्र प्रदेश. ओके, ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड सेंटर्स फर्स्ट सेंचुरी ऑनवर्ड्स में इमर्ज हुए हैं. बुद्धा फ्रॉम सिम्बॉलिक फॉर्म टुक ह्यूमन फॉर्म. अब बुद्धा जिसको सिम्बल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि स्तूपाज में, है ना, और उनकी क्या किया जाते थे, उनके लोटस फ्लावर से उनको डिनोट किया जाता था. अब उन्होंने क्या करी थी, ह्यूमन फॉर्म ले ली थी, उनकी मूर्तियाँ बनाई जाने लगी. द स्कल्पचर ट्रेडिशन ऑफ गांधार इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम बैक्टीरियन पोजिशन. जो गांधार में जो स्कल्पचर बनाए गए हैं बुद्धा के, वो बैक्टीरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हैं. जैसे कि सांची इन पंजाब स्तूपा स्कल्पचर, बुद्धा इमेज मॉडल्ड ऑन यक्षी इमेज इन मथुरा. मथुरा में क्या है, उसको जैसे यक्ष यक्षिणी इमेज बनाई जाती थी उनसे क्या है, इंस्पायर्ड है. हैज़ हेलेनिस्टिक फीचर्स इन गांधार. गांधार में क्या हो गया, हेलेनिस्टिक फीचर्स देखने को मिल रहे हैं वैसे सेम इमेजेस में. सारनाथ कौशंबी ऑल्सो इमर्ज्ड एट इंपॉर्टेंट सेंटर. बुद्धाज बोथ शोल्डर्स कवर्ड विद ड्रेपरी एंड होलो अराउंड द हेड एंड लिटिल ऑर्नामेंटेशन. यानी कि जो होलो बनाया जाता था सर के राउंड, उन पे भी ऑर्नामेंटेशन शुरू हो गई थी. अब इन तीनों आर्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, जैसे कि गांधार, मथुरा और अमरावती के बीच में इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंसेस. यानी कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस किसके ऊपर देखने को मिलता है, गांधार में किसका, ग्रीक एंड बैक्टीरियन एंड ग्रीक कल्चर का देखने को मिलता है. इसको हम क्या बोलते हैं, हेलेनिस्टिक कल्चर. मथुरा इंडिजिनस है, अमरावती भी कैसा है, इंडिजिनस है. इंग्रेडिएंट्स क्या थे, इसमें ग्रे सैंडस्टोन यूज़ किया जाता है, इसमें रेड सैंडस्टोन, इसमें वाइट मार्बल. ठीक है, ये इनके डिफरेंसेस हो गए. रिलीजियस इन्फ्लुएंस क्या है, बुद्धिस्ट इमेजरी आर फाउंड. यहाँ पे बुद्धिस्ट इमेजरी फाउंड हुई है. बुद्धिस्ट जैनिज्म बल्कि इसमें हिंदू इमेजेस भी देखने को मिली हैं. और अमरावती में सिर्फ बुद्धिस्ट इमेजेस देखने को मिली हैं. अब पैट्रोनाइज किसने किया था, गांधार को पैट्रोनाइज किया था कुशाणाज ने. मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को कुशाणाज ने ही किया था. और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को किसने किया था, सातवाहनाज ने. एरिया ऑफ डेवलपमेंट क्या था इसका, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी कि गांधार वाला इलाका. और मथुरा में नॉर्थ इंडिया एंड ये साउथ इंडिया यानी कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा. फीचर बुद्धा के क्या है, स्पिरिचुअल बुद्धा इमेज वेरी स्टाइलिश और वेवी हेयर. कैसे हेयर उनके, वेवी हेयर हैं और ऐसे जुड़ा बना हुआ होता था. डिलाइटेड बुद्धा एंड नॉट स्पिरिचुअल लुक. नेक्स्ट है, यहाँ पर जो बुद्धा की इमेज है वो कहाँ से डिपिक्ट की गई है, जातक स्टोरीज से. क्या बुद्धा की बियर्ड है, हाँ देखो जो गांधार में मिली है यहाँ पर बुद्धा की बियर्ड भी है और उनकी मूछें भी देखने को मिलती हैं. यहाँ पर बुद्धा की कोई मूछें या फिर बियर्ड देखने को नहीं मिलती. अब जो लीन बॉडी है, इनकी लीन बॉडी यानी कि पतली बॉडी है. और यहाँ पर जो बुद्धा की मथुरा में कैसी है, उनकी बॉडी थोड़ी मस्कुलर दिखाई गई है. अब 9th क्या है, सीटेड इमेज या स्टैंडिंग इमेज. यहाँ पे सीटेड और स्टैंडिंग दोनों देखने को मिलती हैं. गांधार में बुद्धा की सीटेड एंड स्टैंडिंग इमेजेस देखने को मिलती है दोनों तरह की. एंड मथुरा में बहुत सारी जो इमेजेस हैं वो सिर्फ सीटेड देखने को मिलती हैं. गांधार में जो इमेजेस देखने को मिली है, यहाँ पर हाफ क्लोज्ड आइज हैं एंड ईयर्स बड़े बड़े हैं यानी उनके कान थोड़े बड़े हैं. और मथुरा में जो इमेज देखने को मिली है, यहाँ पर आंखें खुली हुई हैं और कान थोड़े छोटे हैं कंपैरिजन में. अब इनके एग्जांपल दे दिए गए, जैसे कि गांधार की ये रही जिनमें इनका बन बनाया हुआ है, वेवी हेयर हैं और ये ग्रे सैंडस्टोन से बनाए गए हैं. ये रेड सैंडस्टोन से बनाए गए हैं. सीटेड बुद्धा की इमेज है. और यहाँ पर जो अमरावती स्कूल है ये वाइट मार्बल में बनाए गए हैं और ये जातक स्टोरीज को डिपिक्ट करते हैं. अब सांची स्तूपा का जो आर्किटेक्चर है उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं. जैसे कि सबसे पहले इसका ये पार्ट जो गोल देखने को मिलता है, इसे क्या कहा जाता है, अंडा, जो सेमी सर्कुलर माउंड है. इसके नीचे एक प्रदक्षिणा पाथ होता है, ये सेकंड प्रदक्षिणा पार्ट होता है. ठीक है, और इसके अलावा ये जो बाहर का एरिया है इसको प्रदक्षिणा पाथ कहा जाता है. ये 2 प्रदक्षिणा पाथ होते हैं, 1 and 2. अब ये है हरमाइका. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं. क्या है, क्वाड्रिनल रेलिंग्स है. इस अंडा के ऊपर में क्या है, एक क्वाड्रिनल रेलिंग है जिसको क्या कहा जाता है, हरमाइका कहा जाता है. और इससे ऊपर क्या है, छत्रवली, ट्रिपल अम्ब्रेला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. और सबसे ऊपर क्या देखने को मिलता है, यस्ती. इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल पिलर होता है ये. अब यहाँ पर ये वाला जो इमेज आपको दिख रहा है ये क्या है, तोरण है. यानी कि जो एंट्रेंस पे लगते हैं ना, ये गेट हैं, तोरण कहा जाता है इन्हें. एंड ये जो है यहाँ पर ये वाले जो पार्ट है इनके कॉर्नर, इनको क्या कहा जाता है, वेदिका, आउटर रेलिंग्स होती हैं ये. अब स्तूपास पे अंदर वाली रेलिंग पे चढ़ने के लिए क्या होती थी, सीढ़ियाँ होती थी. इनको क्या कहा जाता था, सोपना कहा जाता था. अब ये जो सीधे खड़े हुए हैं इनको क्या कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है. और ये जो नीचे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रही हैं, ये क्या है, सूची हैं. यहाँ पर हम करते हैं क्लास को एंड. मैं जानती हूँ क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन
जो बुद्धिज़्म का चैप्टर है वो बहुत ही बड़ा है। तो हम करते क्लास को एंड। ओके, टेक केयर, बाय।